नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो एक मास्टर वीडियो है जिसमें एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम में देने जा रहे स्टूडेंट के लिए काफ़ी फायदा करेगा। आज बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के पूरे थ्योरी का क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, मास, वेट, डेंसिटी, लीवर, सिंपल मशीन, वर्क एनर्जी, पावर का, हीट एंड टेम्परेचर भी, सेफ्टी एंड हेल्थ, इंजीनियरिंग ड्राइंग, सारे टॉपिक का बेसिक इंजीनियरिंग का कवर किया जाएगा, जिसमें 50 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सारे कवर किए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट्स में टाइप्स ऑफ यूनिट कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जो होता है, मूल मात्रक वो कितने होते हैं? वो 7 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक होते हैं लंबाई, क्या है? लंबाई, जिसे m से करते हैं। द्रव्यमान, क्या है? द्रव्यमान kg से। समय का क्या होगा? s होगा। विद्युत धारा, क्या है? विद्युत धारा। 7 जो है हमारे फंडामेंटल यूनिट होते हैं। तापमान को केल्विन से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता, क्या है? ज्योति तीव्रता की अगर बात करते हैं तो ये कैंडेला से। और एक जो होता है 7वां, वो होता है पदार्थ की मात्रा, वो क्या है? मोल से। तो ये हमारा फंडामेंटल यूनिट है। और डेरिवेटिव यूनिट उस यूनिट को कहते हैं जो मात्रक मूल मात्रक पर आधारित होता है। जैसे सपोज दैट चाल है, क्या है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी अब बटा समय। अब दूरी के क्या है? फंडामेंटल यानी लंबाई मीटर, और समय का फंडामेंटल यूनिट क्या है? तो वो है सेकंड। ये हो गया m। उसी तरह अगर हम बल के देखेंगे तो क्या होगा? द्रव्यमान और गुना क्या होता है? त्वरण होता है, क्या है? त्वरण होता है। द्रव्यमान को क्या है? केजी लिखते हैं, और त्वरण क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, जो है वो बल का हो गया है। अब यहाँ देखते हैं कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या है? यहाँ पर क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 3 तरह के होता है। कौन कौन? एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, और एक होता है एसआई यूनिट, क्या है? एसआई यूनिट। एफपीएस का कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है कि एफ का मतलब क्या हुआ, पी का मतलब क्या हुआ। एफ से जो हमारा निकल के आता है वो होता है फुट, और पी से जो होता है वो पाउंड, और एस से जो होता है वो होता है सेकेंड होता है। सीजीएस की अगर हम बात करें तो ये होता है सेंटीमीटर, क्या है? सेंटीमीटर होता है। और जी से क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा, और एस से सेकेंड ही रहेगा, क्या है? सेकेंड होगा। एमकेएस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम, क्या है? किलोग्राम हो जाएगा, और एस से जो हो गया वो सेकेंड हो गया। और एसआई यूनिट ही सभी जगह लिया जाता है, जो एमकेएस यूनिट को ही एसआई यूनिट कहते हैं। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है इंटरनेशनल यूनिट, क्या है? इंटरनेशनल यूनिट है। चलिए अब कुछ प्रमुख जो है एसआई मात्रक देख लेते हैं। जैसे सपोज फोर्स का है, क्या है? फोर्स का होता है न्यूटन, क्या है? न्यूटन। इसे एन से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर इसका डायमेंशन की बात करें तो mL/T-2 होता है, क्या है? mL/T-2 होता है। बात करते हैं पावर, क्या है? पावर को जो है वो क्या है? वाट से अति करते हैं, डिनोट क्या करते हैं? W से, क्या है? ये हो गया जूल पर सेकेंड, क्या है? जूल पर सेकेंड। एनर्जी की मात्रक की बात करें, या एनर्जी या वर्क का, दोनों का जो है वो सेम होता है, क्या होता है? वो होता है जूल, क्या होता है? जूल होता है। और जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, क्या है? न्यूटन मीटर। डायमेंशन की बात करें तो mL/T-2 हो जाएगा, क्या है? mL/T-2। देखिए न्यूटन का क्या होता है? mL/T होता है, अगुना m जो हो जाएगा, यानी m क्या? लेंथ हो जाएगा। अरे सॉरी, m क्या है? मीटर है, तो मीटर का क्या है? लेंथ हो जाएगा। mL/T-2 हो जाएगा। चलिए कुछ क्या और क्या देख लेते हैं। हीट का क्या होता है? हीट का जो होता है वो होता है जूल। टार्क कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये होता है न्यूटन मीटर, क्या है? न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर। और ये न्यूटन मीटर जो है वो वर्क से, देखिए वर्क का भी वो न्यूटन मीटर होता है, लेकिन ये अलग है। रोटेशनल नेचर के कारण जो है न्यूटन मीटर होता है, लेकिन ये वर्क से होता है, वो डिफरेंस होता है। ये हुआ फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कई बार पूछा जाता है। मोमेंट ऑफ फोर्स, ये भी क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। चलिए मोमेंटम के कई बार पूछा जाता है। मोमेंटम का जो हो जाता है वो मात्रक क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा किलोग्राम, क्या है? किलोग्राम मीटर
मीटर पर सेकेंड, क्या है, मीटर पर सेकेंड होगा, यानी केजी मीटर पर सेकेंड होता है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के देख लेते हैं। सरफेस टेंशन का जो हो जाता है वो होता है न्यूटन, न्यूटन पर मीटर, क्या है, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। एक और पूछा जाता है स्ट्रेस, कई बार STRESS स्ट्रेस, स्ट्रेस का हिंदी क्या होता है, प्रतिबल होता है, क्या है, प्रतिबल। और स्ट्रेस बराबर होता है बल बाई क्षेत्रफल, क्या है, बल बाई क्षेत्रफल होता है। यानी इसका डायमेंशन देखें ML/T-2, क्षेत्रफल का क्या है L², मैंने एरिया हो गया तो L², तो ये हो गया ML-1T-2। तो बस फार्मूला आप याद रखिए और उससे हम क्या है निकाल सकते हैं, डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, मात्रक भी, जो भी है वो सारे चीज़ जो है वो निकाल सकते हैं। चलिए अब आते हैं, देखते हैं इकाई का रूपांतरण, है ना। इकाई का रूपांतरण कई बार पूछा जाता है कि 1 टन बराबर जो होता है कितने केजी होता है। तो 1 टन बराबर जो होता है वो होता है 1000 केजी, क्या है, 1000 केजी होता है। 1 मीटर बराबर अगर इंच में पूछते तो कितना होगा, 39.37 इंच होता है, क्या है, 37 इंच होता है। और 1 इंच अगर सेंटीमीटर में पूछ दे तो 2.54 सेंटीमीटर है। ये आगे फार्मूला वगैरह जो न्यूमेरिकल बनेगा उसमें भी यूज होगा और डायरेक्ट भी पूछा जाता है। 1 केजी बराबर जो है वो पाउंड में अगर हम पता करें कितना होगा, 2.204 पाउंड हो जाएगा, क्या है, पाउंड हो जाएगा। 1 गैलन, 1 गैलन बराबर जो होता है वो कितना होता है, 10 पाउंड होता है, क्या है, 10 पाउंड होता है। या फिर कह सकते हैं 4.543 लीटर होता है। और ये लीटर जो होता है ना वो ब्रिटिश होता है, क्या है, ब्रिटिश का अलग है गैलन मापने का, और उसका जो अलग है अमेरिकन का। अमेरिका की अगर बात करते हैं तो होता है 3.785 लीटर, क्या है, लीटर होता है। और ये है अमेरिका के, का है, अमेरिका का। और 1 लीटर बराबर जो होता है वो कितना सेंटीमीटर क्यूब पानी होता है। तो 1 लीटर बराबर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी होता है, या इसे लिख सकते हैं 1000 सीसी पानी भी लिखा जाता है। 1 औंस बराबर कितना ग्राम होता है, ये 28.35 ग्राम होता है, क्या है, ग्राम होता है। ये एक थर्म बराबर जो है कितना मेगा जूल है, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है, 105.5 मेगा जूल होता है, क्या है, मेगा जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, कितना जूल, 4.187 जूल, 4.187 जूल होता है। 1 किलोग्राम बल, 1 किलोग्राम बराबर कितना न्यूटन के वजह, 9.8 न्यूटन होता है, क्या है, 9.8 न्यूटन होता है। 1 बार बराबर जो होता है 10 के पावर 5 जो है न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है, क्या है, वर्ग मीटर होता है 1 बार बराबर। 1 बायोट क्या है, विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक है, विद्युत धारा का जो है वो सीजीएस मात्रक है विद्युत धारा का। 1 बायोट बराबर होता है 10 एम्पियर, क्या है, 10 एम्पियर होता है 1 बायोट बराबर, है ना, 1 बायोट बराबर 10 एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कई बार पूछा जाता है 1 मेगा किसे कहते हैं, तो 10 के पावर 6 को कहते हैं, क्या है, 10 के पावर 6 को। और 1 गीगा अगर है तो 10 के पावर 9। याद कीजिएगा मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। तो 1 गीगा बराबर 10 के पावर 9 को कहते हैं। 1 टेरा 10 के पावर 12, 1 पेटा 10 के पावर 15, 3 का अंतर है। 1 एक्सा बराबर 10 के पावर जो है वो 18 हो जाएगा। 1 जेटा 10 के पावर 21 को। योटा किसे कहते हैं, 10 के पावर 24 को। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा 10 के पावर 6 से लेकर 10 के पावर 24 तक। उसी तरह नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, एक्टो। तो नैनो का क्या हो जाता है 10 के पावर -9, पिको का क्या हो जाएगा 10 के पावर -12 को, फेम्टो 10 के पावर -15, एट्टो, एट्टो का क्या होता है 10 के पावर -18। जेप्टो की अगर हम बात करते हैं तो 10 के पावर -21। योक्टो जो हो गया वो 10 के पावर -24 हो गया, क्या है, -24 हो गया। और भी कुछ है जो कन्वर्जन का इंपॉर्टेंट ध्यान रखेगा। 1 रेडियन क्या है, 1 रेडियन बराबर जो होता है वो कितना होता है, 57 जो होता है 30 डिग्री होता है, 57.30 डिग्री होता है। अब पाई रेडियन क्या है, पाई रेडियन बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 180 डिग्री के बराबर, क्या है, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। चलिए एक और जो पूछा जाता है वो ईरर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, क्या है, ईरर का कुछ फार्मूला है, देख लीजिए। C बराबर अगर A + B इस रूप में हो
इसका इरर का हो जाएगा डेल सी बराबर हो जाएगा डेल ए प्लस डेल बी हो जाएगा। अगर सी बराबर ए माइनस बी हो, क्या है, ए माइनस बी हो, तो ये हो जाता है प्लस माइनस डेल सी बराबर प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी हो जाएगा। अगर सी बराबर कहीं फार्मूला में ए इंटू बी में हो तो ये हो जाएगा कितना, प्लस माइनस डेल सी बटा सी गुना 100 बराबर होगा डेल बी बटा बी गुना 100 प्लस डेल ए बटा ए गुना 100 होगा। अगर सी ए बटा बी में हो तो भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल सी बटा सी गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा, डेल बी बटा बी गुना 100। यहाँ प्लस ही रह जाता है, डेल ए बटा ए गुना 100 क्या है, यहाँ प्लस रखेगा, ये ध्यान रखिएगा। एक और फार्मूला है सी बराबर ए के पावर एम में हो, पावर में हो, बी के पावर एम दिया हुआ, तो जो हमारा इरर का फार्मूला होगा डेल सी बटा सी गुना 100 बराबर होगा, एम जो है वो बाहर आ जाएगा, गुना हो जाएगा डेल ए बटा ए गुना 100 अब प्लस जो होगा एन गुना डेल बी बटा बी गुना 100 हो जाएगा, क्या है, 100 हो जाएगा। ये हमारे पास जो है फार्मूला आ गया। लेकिन चलिए एक प्रश्न इस पर देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आएगा। अगर मान लिया कि ए बराबर दिया हुआ है ए स्क्वायर बी क्यू बटा सी अंडर रूट डी दिया हुआ है, जहाँ ए बराबर दिया हुआ है 1%, बी बराबर जो दिया हुआ है 3%, सी बराबर दिया हुआ है 2% और डी बराबर दिया हुआ है 2%। इतना सब ए बी सी डी का मान इरर में दिया हुआ है, तो ए का इरर जो है वो कितना आएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ए बराबर हो जाएगा 2, देखिए ए के पावर जो ये 2 है ये बाहर चला गया, 2 गुना डेल ए बटा ए गुना 100 प्लस बी के पावर कितना 3 है तो 3 बाहर आ गया, डेल बी बटा बी गुना 100 अब प्लस सी जो है नीचे है तो उसे भी ऊपर करते हैं, प्लस में ही होता है, ये डेल सी बटा सी गुना 100 प्लस रूट डी में है, यानी इसे लिख सकते हैं रूट डी को कितना, डी के 1/2 लिख सकते हैं, तो यही 1 बाहर चला गया एन के जगह पर है तो हाफ इंटू डेल डी बटा डी अगुना 100, बस मान रख दीजिए 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 3 प्लस 2 गुना, सॉरी 2 गुना नहीं 2, जो ये हो जाएगा 2 प्लस हाफ गुना 2, ये हो जाएगा 14% के बराबर। यही हमारा जो है ए का इरर आ गया, क्या है, इरर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है सी बटा 100 बराबर एफ माइनस 32 बटा 180 बराबर आर बटा 80 बराबर के माइनस 273 बटा 100। इसे और भी शॉर्ट फॉर्म में अगर याद करना चाहते हैं तो सी बटा 5 बराबर एफ माइनस 32 बटा 9 बराबर आर बटा 4 बराबर के माइनस 273 बटा 100। ये आप इसे याद कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जब कभी पूछता है कि सेंटीग्रेड और क्या है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट सिमिलर किस टेम्परेचर पर होता है, बहुत बार ये एग्जाम पूछा गया, तो -40 डिग्री पे क्या है, -40 डिग्री सी पे। अगर पूछ लिया जाए सेंटीग्रेड और किसका, आर का वो जो सिमिलर कब होता है, तो ये होता है 0 डिग्री सी पे, क्या है, 0 डिग्री सी पे होता है। अगर पूछ ले फ़ारेनहाइट, क्या है, फ़ारेनहाइट और केल्विन का अगर पूछ ले तो कितना बराबर होता है, तो 574.24 होता है, क्या है, ये सब जो है दोनों टेम्परेचर पर बराबर होता है, क्या है, बराबर होता है, इतने डिग्री पर जो है ये सब बराबर होगा, क्या है, बराबर होगा। चलिए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, क्या है, फिगर। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर बस थ्योरी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी क्विक रिवीजन में, एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस में रिवीजन करें, और एक ही वीडियो में आपको सारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है वो रिवीजन मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको लगेगा कि सब कुछ हमें रिवीजन हो गया। एग्जाम से पहले आप इसे जरूर देख कर जाइए। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है, इसका जो है 5 तरह का कंडीशन है। पहला कंडीशन में है कि मापी गई भौतिक राशियों को निरूपित करने वाली संख्या के सभी अशून्यक अंक सार्थक हो।
इसे मान लें कि 1 2 3 4 5 है, तो इसका जो सार्थक अंक है या जो सिग्निफिकेंट फिगर है कितना होगा, 5 होगा। कितना, 1 2 3 4 5, 5 होगा। अशून्यक अंकों के बीच जो है दूसरा कंडीशन क्या है, अशून्यक अंकों के बीच शून्यांक सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान लिया कि 1 0 3 दशमलव 2 0 6 सब है, ये जो शून्य शून्य है बीच में वो सभी सार्थक हो गए थे। इसे काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 6 हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर इस तरह 3 8 6 0 0 हो, कहने का मतलब जो अशून्यक अंकों के बाद में सिर्फ शून्यक लगा हो तो वो जो हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। क्या है, 3 होगा। अगर मान लिया कि यहाँ पर इस तरह के चौथे कंडीशन में आ गए 3 8 6 0 0 दशमलव आ गया फिर 0 है, तो आप इसको काउंट नहीं कीजिएगा और बाकी इसे टोटल को जोड़िएगा, तो इसका कितना हो गया, तो ये 3 2 5, 5 इसका जो है सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। क्या है, फिगर हो गया। ये चौथा कंडीशन है। पांचवा कंडीशन में देखिएगा कि अगर 0.0003 हो, यानी अशून्यक अंकों से पहले दशमलव तो है लेकिन उसके पहले भी 3 गो शून्य है, तो आप इसे नहीं लीजिएगा, इन तीनों शून्य को नहीं लीजिए। इसमें 2 जो है वह सार्थक अंक होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। एक और देख लेते हैं इस तरह का कि अगर 0.003500 है, इस तरह है, तो यहाँ पर क्या है कि दशमलव यहाँ है। क्या है, दशमलव यहाँ है, तो ये दोनों को तो नहीं लेंगे लेकिन ये दोनों काउंट होगा, तो इसमें जो हो जाएगा वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्या है, 4 होगा। तो आप इस जो है 6 कंडीशन देख सकते हैं कि 6 तरह का प्रश्न ही पूछा जा सकता है, तो आपको जो है सिग्निफिकेंट फिगर निकालने को कह देगा। एक दे देगा नंबर कोई सा, अगर मान लिया कि दे दिया 1 4 5 दशमलव 4 5, अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताना है तो आप 5 जल्दी से टिक लगाकर अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। अब नेक्स्ट जो चैप्टर देखेंगे वो क्या है, स्पीड। क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी है। एक ध्यान रखिएगा, ये कई बार कंडीशन पूछ लेते हैं, दूरी ग्रेटर एंड इक्वल देन जो होता है वो विस्थापन का होता है, यानी इसे कह सकते हैं दूरी बटा विस्थापन, विस्थापन ग्रेटर इक्वल देन 1। ये कंडीशन दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, इनमें से कौन सा सही है। या ये भी दिया रहता है चाल बटा वेग ग्रेटर इक्वल देन 1 होगा। क्या है, 1 होगा। अब यदि कोई वस्तु आधी दूरी यू चाल से चलता है, सपोज दैट यहाँ से है आधी दूरी जो है वो यू चाल से चलती है, और उसके बाद बोल रहा है कि दूसरी आधी दूरी भी चाल से चलती है, यहाँ से जो है वो भी चाल से चलती है। आधा दूरी यहाँ हो गया, ए से बी यहाँ गया और बी से सी जो है वो भी चाल से गति करती है, तो औसत चाल क्या होगा। क्या है, औसत चाल पूछ लिया जाता है, तो औसत चाल बराबर 2u भी बटा u प्लस भी होगा। औसत चाल क्या हो जाएगा, 2u भी बटा u प्लस भी होगा। क्या है, u प्लस भी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब वस्तु की गति की बात करें कि कितने तरह के हो सकते, वस्तु की जो है गति, वस्तु की जो है वो गति के बारे में देखते हैं। अगर मान लिया कि वेग नियत हो, क्या हो, वेग नियत हो, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो वेग बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विस्थापन, विस्थापन बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्या है, समय हो जाएगा। अगर ये त्वरित गति से चल रहा हो, क्या है, त्वरित गति से, यानी वेग नियत नहीं हो। अब त्वरित गति से 2 कंडीशन हो गया, पहला हो गया एक समान, क्या है, एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति से, और दूसरा जो हो जाता है वो क्या हो गया, असमान। क्या है, असमान त्वरित गति से। दोनों कंडीशन चल सकता है, या तो एक समान त्वरित गति से चल रहा है या असमान त्वरित गति से चल रहा है। अगर एक समान से चल रहा है, एक समान त्वरित गति से, तो यहाँ फार्मूला लगेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, v बराबर u प्लस at। दूसरा फार्मूला यूज कीजिएगा s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तीसरा फार्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। एक और फार्मूला यूज करेगा s nth सेकेंड अगर निकालने के कह रहा है दूरी, तो u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। और एक और यूज कीजिएगा s बराबर जो होता है हाफ इंटू u प्लस v इंटू टी। इतना जो है ये इम्पोर्टेंट काफ़ी है, ये जो इतना फार्मूला आप देख रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसी पर जो है वो सारा टॉपिक बेस्ड है स्पीड एंड वेलोसिटी का। असमान त्वरित गति कर रहा है तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि v बराबर जो है वो डिफ्रेंशिएट कर दिया ds बाई dt, डिस्टेंस का जो है
वो डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, भी निकल जाएगा। ए अगर निकालना है तो dv/dt हो जाएगा, यानी जो है वो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो हमें ए निकल जाएगा। स्पीड एंड वेलोसिटी में और भी सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो न्यूटन्स लॉ पे। क्या है? न्यूटन्स लॉ पे। न्यूटन्स लॉ जो मोशन का है, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है? न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें क्या पूछा जाता है कि इस नियम को कौन सा नियम और कहते हैं? इसका और भी नाम है, इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम या कहते हैं गैलीलियो। क्या है? गैलीलियो का नियम। क्या है? गैलीलियो का नियम है। इसमें जो है ना, वस्तु चाहता है कि हम स्थिर हैं तो स्थिर रहें, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे वो स्थिर ही रहेगा, वो स्थिर ही रहना चाहते हैं। इससे क्या मिलता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बल की परिभाषा मिलता है। क्या है? बल की परिभाषा जो है वो मिलती है किससे? ये मिलती है न्यूटन फर्स्ट लॉ से। एक न्यूटन सेकंड लॉ की बात करते हैं। क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ये मोशन का ये तीनों लॉ है। इसमें F बराबर m में होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ से बल का सूत्र मिलता है। क्या है? सूत्र मिलता है या फार्मूला मिलता है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ से क्या मिलता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ को कौन सा नियम और कहते हैं? तो जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। उसी तरह न्यूटन सेकंड लॉ से हमें क्या मिलता है? बल का परिभाषा मिलता है, बल का सूत्र मिलता है, क्या मिलता है। और एक है न्यूटन थर्ड लॉ। क्या है? न्यूटन जो है वो थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ जो है इसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। रॉकेट जो हमारा छोड़ा जाता है वो न्यूटन थर्ड लॉ पे ही छोड़ा जाता है। चलिए अब देखते हैं, और स्पीड एंड वेलोसिटी में पढ़ना है वो प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट क्या क्या है कि यहाँ से अगर कोई वस्तु किसी एंगल पर फेंका गया है तो वो इस तरह करके वो ट्रैवल करेगा। क्या है? इस तरह ट्रैवल करेगा। कितना से फेंका गया है? तो ये यू से फेंका गया, कितना एंगल पे? थीटा एंगल पर। तो एक ये कंपोनेंट टूटेगा यू साइन थीटा, और एक ऊपर होगा वो यू कॉस थीटा। क्या है? यू कॉस थीटा। यू साइन थीटा यू कॉस थीटा नहीं होगा, ऊपर जो होगा वो होगा यू साइन थीटा, और नीचे जो होगा वो क्या है? नीचे होगा यू कॉस थीटा होगा। ये जो है वो हाइट है। क्या है? हाइट है। और यहाँ से यहाँ तक जो भेजा गया वो क्या है? रेंज है। इसका कुछ जो है फार्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे देखना जो है वो जरूरी। पहला क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमें टाइम कितना लगा यहाँ से जो है यहाँ तक पहुँचने में कितना लगा, तो T बराबर होगा 2u साइन थीटा बटा g होगा। एक हाइट, कितनी ऊंचाई तक मैक्सिमम हाइट गई, तो h बराबर जो होगा u साइन थीटा के स्क्वायर बटा 2g। क्या है? 2g। एक और फार्मूला है रेंज, कितने रेंज तक गया, कितना दूरी तक गया। r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। क्या? g हो जाएगा। तो ये जो हमारा इससे रेंज हो गया। कभी कभी रिलेशन भी पूछा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि tan थीटा बराबर जो होता है 4h बटा r होता है। क्या है? r होता है। अगर मान लिया कि हमें हाइट दिया हुआ हो और रेंज भी दिया हो, क्या है? हमें हाइट भी दिया हो और रेंज भी दिया हो, तो थीटा एंगल निकल जाएगा। तो हाँ निकल जाएगा, 4h बाई r कर देंगे तो tan थीटा का मान निकलेगा, उससे हमें थीटा निकल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भर भर का क्वेश्चन, वो क्या है? हीट का है। क्या है? हीट। क्या है? हीट एंड टेम्परेचर है। क्या है? हीट एंड टेम्परेचर है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। आइए एक एक कर देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक। ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो होता है जूल होता है। क्या है? जूल होता है। उसके बाद ऊष्मा का सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक क्या होता है ये भी पूछ सकता है। तो सीजीएस मात्रक जो होता है वो कैलोरी होता है। क्या है? कैलोरी होता है। ये दोनों काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि एसआई मात्रक पूछा तो कैलोरी जल्दी में मार दिया, सीजीएस मात्रक पूछा तो जूल मार दिया।
और इन दोनों का रिलेशन होता है 1 कैलोरी बराबर जो होता है, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.2 जूल होता है, 4.2 जूल होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना कि अगर तापमान का पूछ ले, तापमान का मात्रक पूछ ले तो आप कैलोरी जूल या कुछ मार लीजिए, या सेंटीग्रेड नहीं, केल्विन होता है। तापमान का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है, के होता है। अब उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जे बराबर जो होता है W/H, ये फार्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहां जे क्या हो गया, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या है, यांत्रिक तुल्यांक हो गया। W जो हो गया वो क्या हो गया, कार्य हो गया, क्या है, कार्य हो गया। और H जो है वो क्या हो गया, उष्मा हो गया, क्या है, उष्मा हो गया। अब हीट एंड टेम्परेचर में जो है 3 लॉ जो है काफी इंपॉर्टेंट पढ़ना है, वो कौन कौन है आइए देखते हैं। पहला है बॉयल्स लॉ, क्या है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो होता है P प्रोपोर्शनल टू जो है वो 1/V होता है, तब जब हमारा कांस्टेंट क्या रखते हैं, टेम्परेचर, T बराबर जो है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है। यानी इसे लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2, क्या है, P1 V1 बराबर P2 V2 लिख सकते हैं, क्या है, P1 V1 बराबर P2 V2। एक और होता है चार्ल्स लॉ, क्या है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में जो है प्रेशर को इस बार कांस्टेंट करेंगे तो V प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। अगर हम किससे कांस्टेंट करते हैं तो P को कांस्टेंट करते हैं, क्या है, कांस्टेंट करते हैं। यानी हमारा जो फार्मूला हो जाएगा V1/V2 बराबर T1/T2। इससे हमें निकालने का होगा, अगर एक वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया हुआ है, दूसरा का वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर नहीं दिया हो, इसे आप रिलेशन से निकाल सकते हैं। तीसरा लॉ है गे लुकास लॉ, क्या है, गे लुकास लॉ। इसमें हम क्या करेंगे कि अब दो तो हम कांस्टेंट कर चुके हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट कर चुके हैं, प्रेशर कांस्टेंट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा वॉल्यूम को कांस्टेंट। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम बराबर क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट होता है। क्या हो जाएगा, P1/P2 बराबर T1/T2 हो जाएगा, P1/P2 बराबर T1/T2 हो जाएगा। हीट एंड टेम्परेचर में कुछ प्रोसेस भी है। कौन कौन से प्रोसेस जो एग्जाम में एकदम पूछा ही जाता है। पहला प्रोसेस देखते हैं, एक्सोथर्मल प्रोसेस, क्या है, एक्सोथर्मल प्रोसेस। इसे कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें जो है वो तापमान स्थिर रहता है, तापमान जो है स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। बस इतना ही पूछा जाता है कि इनमें से किसमें है जो तापमान स्थिर रहता है। यह पूछ दिया कि एक्सोथर्मल में क्या स्थिर रहता है। एक कब प्रोसेस है, आइसोबैरिक, क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, क्या है, P जो है वो कांस्टेंट रहता है, P कांस्टेंट। वह प्रक्रिया जो निरंतर दबाव में होती हो उसे आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, क्या है, कांस्टेंट रहता है। ध्यान रखिएगा कि कन्फ्यूजन काफ़ी रहता है। आइसोबैरिक में B यहाँ पर है ना, इसी को उलट के लिखेंगे तो क्या हो जाता है, P हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसी वो B को उलट के P करते हैं तो उसमें P कांस्टेंट रहता है आइसोबैरिक में, ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि आगे कन्फ्यूजन वाला भी है। आइसोकोरिक होगा, क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वह प्रक्रिया जो स्थिर आयतन पर होती हो आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। एक और है जो ज़्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है इसी से, एडियाबैटिक, क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें क्या है कि वह प्रक्रिया जिसके दौरान सिस्टम और आसपास के बीच गर्मी का स्थानांतरण नहीं हो सकता है, अर्थात उष्मा जो है नियत रहता है, क्या है, उष्मा इसमें क्या होता है, नियत रहता है, उष्मा जो है नियत रहता है। और इसे हिंदी में क्या कभी कभी कहते हैं, रुद्रोष्म, क्या है, रुद्रोष्म प्रक्रिया, क्या है, रुद्रोष्म प्रक्रिया कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया वेरी फास्ट होता है, क्या है, ये जो है वो वेरी फास्ट होता है, बहुत जल्दी होता है। इसमें जो है Q कांस्टेंट होता है, क्या है, Q कांस्टेंट होता है।
और ये सडन होता है, क्या है, सडन होता है, वेरी फास्ट होता है, सडन होता है। तो ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। चलिए एक और कंडीशन देखते हैं, परम शून्य तापमान। इस पे प्रश्न बहुत रहता है, परम शून्य तापमान किसे कहते हैं? तो ये 0 डिग्री केल्विन को या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को या किसे -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को जो है परम शून्य तापमान कहते हैं। केल्विन वाला और सेंटीग्रेड वाला तो सबको याद रहता है, फ़ारेनहाइट भी आजकल जो है प्रश्न में पूछा जाने लगा, ऑप्शन में देने लगा। तो 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और परम शून्य तापमान की खूबी क्या है, इस तापमान पर, इस तापमान में क्या क्या जो है गैसों का वेग, क्या है, गैसों का वेग, गति ऊर्जा, क्या है, गति ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा सभी जो है शून्य रहता है। आयतन, आयतन और दाब सभी का जो है मान जो है वो मान क्या होता है, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। ध्यान रखें, परम शून्य तापमान कितने डिग्री को कहते हैं? 0 डिग्री केल्विन को या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को या -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को। इस तापमान पर जो है गैसों का वेग, गति ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, आयतन, दाब सभी जो है वो शून्य हो जाता है, क्या है, शून्य हो जाता है। एक और जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है वो जल का त्रिक बिंदु, क्या है, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट या जल का त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु कितने टेम्परेचर पे? तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 273.16 डिग्री केल्विन को जल का त्रिक बिंदु कहते हैं, क्या है, त्रिक बिंदु कहते हैं। चलिए एक कन्फ्यूजन वाला प्रश्न आप लोग से पूछते हैं, तापमापी का निर्माण किसने किया था? एक होता है तापमापी का निर्माण किसने किया, एक होता है डॉक्टरी तापमापी। ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है, डॉक्टरी तापमान और एक तापमापी। तापमापी का निर्माण जो किया है वो गैलीलियो ने किया है, क्या है, गैलीलियो ने किया है, क्या है, गैलीलियो ने किया है। नोट्स कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टरी तापमापी का निर्माण जो किया है फ़ारेनहाइट, क्या है, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट जो है वो एक वैज्ञानिक था, वो डॉक्टरी तापमापी का जो है वो निर्माण किया था, क्या है, निर्माण किया था। एक और प्रश्न पूछा जाता है एल्कोहल। एल्कोहल जो है, एल्कोहल कितने डिग्री पर जमता है, जो है वो जमता है कितने डिग्री पर? तो -115 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है जमता है अल्कोहल। और उबलता कितने पे है, क्या है, उबलता कितने पे है? तो उबलता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन यही पारा, क्या है, पारा जो है वो जमता कितने पे है? तो जमता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उबलता कितने पर है? तो 357 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। तो ये भी कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि पारा एल्कोहल का जो है वो जमना और उबलना जो है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। चलिए हीट एंड टेम्परेचर में और 2-4 फार्मूला है, उसे देख लेते हैं। एक है स्टीफन कांस्टेंट, क्या है, स्टीफन के नियम या स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन के नियम क्या है? E प्रोपोर्शनल टू T के पावर 4, क्या है, ये जो है वो टोटल रेडिएशन के अगर प्रश्न आता है उसमें ये फार्मूला होता है, E प्रोपोर्शनल टू T के पावर 4। या इसे लिख सकते हैं E बराबर सिग्मा T के पावर 4, जहाँ सिग्मा क्या है, तो ये जो है स्टीफन कांस्टेंट है, यही जो है स्टीफन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और इसका मान जो होता है वो कितना होता है? 5.67 गुना 10 के पावर -8 वाट पर m स्क्वायर K4 होता है। ये स्टीफन कांस्टेंट का माइनस नहीं, m स्क्वायर K4 होता है। एक एक्सपेंशन का भी रिलेशन पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन थर्मल एक्सपेंशन, क्या है, थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा बीटा और ये गामा में रिलेशन होता है 1, 2 और अनुपात ये सब 3 में है, 1:2:3 में। ये थर्मल एक्सपेंशन का जो है वो क्या है, वो रिलेशन है, क्या है, रिलेशन है।
एक बिन्स डिस्प्लेसमेंट फार्मूला है, क्या है, बिन्स डिस्प्लेसमेंट फार्मूला, बिन्स डिस्प्लेसमेंट फार्मूला, ये क्या है, तो ये लैम्डा m इंटू टी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। इसे लिख सकते हैं लैम्डा m इंटू टी बराबर b भी लिख सकते हैं, और b जो है वो बिन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, जिसका मान जो होता है 2.9 गुना 10⁻³ m k होता है, क्या है, k होता है। एक और हीट एंड टेम्परेचर में जो प्रश्न पूछा जाता है वो न्यूटन्स लॉ पे, क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे, क्या है, कूलिंग पे जो है वो पूछा जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा प्रश्न। क्या है फार्मूला, तो फार्मूला है θ1 माइनस θ2 बटा टी बराबर k इंटू θ1 प्लस θ2 बटा 2 माइनस θ0। अब इतना बड़ा तो फार्मूला है, लेकिन इससे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो आइए सबसे पहले प्रश्न देख के इस कॉन्सेप्ट को पूरा करते हैं। अगर मान लिया कि कह दिया कि किसी वस्तु का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड आने में 5 मिनट लगता है, क्या है, 5 मिनट लगता है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड आने में कितना समय लगेगा, क्या है, कितना समय लगेगा, तो ये हमें इसी फार्मूला से जो है निकलेगा। क्या करना होगा, तो ये फार्मूला में जो हमें लगा देना होगा, जहाँ पर जैसे θ1 बराबर 60 दिया हुआ है और θ2 बराबर दिया हुआ है 50, और θ0 भी दिया रहेगा, वायुमंडलीय तापमान दिया, अगर नहीं दिया हुआ रहे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपको मानना होगा। बस फार्मूला में रख लीजिए, क्या हो जाएगा 60 माइनस 50 बटा कितना टाइम लगा, टी बराबर जो है वो समय है, क्या है, ये समय है, तो 60 माइनस 50 बटा 5 बराबर के 60 प्लस 50 बटा 2 माइनस 25 होगा। इसे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बटा 5 बराबर के इंटू 110 बटा 2 माइनस 25। इसे लिख सकते हैं के इंटू 30, के बराबर हमारा आ जाएगा 2 बटा 30। यहाँ से सिर्फ पहले के का मान आ गया, क्योंकि हमें ये के को कांस्टेंट को भी तो मान निकालना होगा। अब हमें फिर से इस फार्मूला में रखना है 50, इसमें अब हो गया θ1 बराबर 50 और θ2 बराबर 40, यहाँ टी बराबर हमें वाट निकालना है, के का मान हमें आ गया है कितना, 2 बटा 30। बस हमें रख देना है दोबारे में, जब दोबारा रखेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 40 बटा T1 जो समय निकालना है 2 बटा 30, ये हो जाएगा 50 प्लस 40 बटा 2 माइनस 25। जब हल कीजिएगा तो T1 बराबर जो आएगा 7.5 मिनट आएगा। यानी कितना फार्मूला जो है सबसे पहले क्या है, θ1 माइनस θ2 बटा जितना समय लगा था वो T हो गया, बराबर के जो है वो कांस्टेंट है, इंटू θ1 प्लस θ2 बाई 2, यानी दोनों टेम्परेचर का एवरेज माइनस वायुमंडलीय जो है वो टेम्परेचर करना है। काफ़ी आसान है, बस खाली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फार्मूला आप से याद रखिए। चलिए एक और जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी पर, क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी जिसे एस से डिनोट करते हैं, बराबर होता है Q बाई एम इंटू डेल टी होता है। कभी कभी हीट कैपेसिटी पूछ दे, क्या है, हीट कैपेसिटी, कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ में Q बटा डेल टी होता है, m जो है वो मास नहीं दिया रहेगा, क्या नहीं दिया रहेगा। तो फार्मूला हमारे पास जो सबसे निकल के आ गया Q बराबर एम एस डेल टी, क्या है, डेल टी, ये जो है वो फार्मूला है। ये जो S है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, विशिष्ट ऊष्माधारता है। इसका अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट जो हो जाता है जूल पर केजी पर केल्विन, क्या है, पर केजी पर केल्विन। विशिष्ट ऊष्माधारता कभी कभी पूछता है पानी का कितना है, आगे फार्मूला में भी अरे न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो उसमें यूज होता है। पानी का जो होता है 1 किलो कैलोरी पर केजी पर केल्विन हुआ, या फिर इसे लिख सकते हैं 4.2 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और आइस की बात करें, आइस की 0.5 होता है, 0.5 जो होता है वो कैलोरी पर ग्राम होता है, क्या है, ग्राम होता है। अब यहाँ से हम निकालेंगे कुछ, एक प्रश्न है उससे सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि
-20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखे 5 ग्राम बर्फ को जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाष्प, क्या है, बाष्प में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक जो है आवश्यक ऊष्मा कितनी लगेगी, ऊष्मा की मात्रा होगी, आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी, ये हमारा प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले जो है -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्फ बनेगा, क्या है, बर्फ रहेगा, और इसका ऊष्मा जोड़ना है, प्लस 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बर्फ से क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी बनेगा। यहाँ तक तो क्या है बर्फ था, लेकिन यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो पानी बना। उसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से हमें क्या बनना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी तक, क्या है, पानी तक हमें करना है। फिर उसके बाद प्लस में हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से हमें बनना है कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड बाष्प तक। यही पूछ रहा है ना, बाष्प तक हमें परिवर्तन करना है। यहाँ पर कितने हो गए प्लस, तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ 2 और ये 3 प्लस लगे। अब लगाए -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक में जो हम फार्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, MS आइस डेल टी, क्या है, डेल टी आइस है। अब बर्फ से पानी तक के है, तो इसमें दोनों कंडीशन, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा M × LF, इसमें जो है स्पेसिफिक हीट का कंडीशन नहीं लगेगा, LF लगेगा। दूसरा क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी तक, यानी MS जो है यहाँ पर जो हो जाएगा MS जो है वाटर का लगेगा प्लस डेल टी होगा, अब प्लस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड बाष्प तक है, तो यहाँ पर होगा क्या है M × लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लगेगा। अब यहाँ से मान रख लीजिए, M का मान जो है वो कितना है 5 ग्राम, आइस एस का है 0, हम लोग क्या है रखे थे 5, और डेल टी कितना है -20 से 0 डिग्री गया, यानी 20 डिग्री टेम्परेचर, प्लस M कितना है 5 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अरे फ्यूजन है ये, क्या है फ्यूजन, ये हो गया फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आइस का वो कितना होता है 80 होता है। अब प्लस M5, ये जो है ये एक हो गया, वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना है 1 हो गया, और डेल टी कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 100, अब प्लस M का मान 5 और गुना जो हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, क्या है वेपोराइजेशन है, इसका मान जो होता है वो 540 होता है, क्या है 540 होता है। 2 का मान जो है वो कांस्टेंट होता है, ये इसका मान 80 होता है और इसका मान जो है 540 होता है। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो 500 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 2700, टोटल जो हो जाएगा 3650 कैलोरी, क्या है कैलोरी हो जाएगा। यही हमें इतनी उष्मा की ज़रूरत होगी, कितनी उष्मा की ज़रूरत होगी, ये ज़रूरत होगी 3650 कैलोरी की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल का आयतन। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है, जल का जो है आयतन न्यूनतम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है, क्या है न्यूनतम होता है, क्या है न्यूनतम होता है। और एक पूछता है जल का घनत्व, क्या है जल का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ये बहुत कन्फ्यूजन है, अधिकतम होता है, यानी आयतन जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे न्यूनतम होता है। आयतन न्यूनतम होता है कितना पे 4 डिग्री पे, आयतन न्यूनतम, ये ध्यान रखिएगा, आयतन में न है और न्यूनतम में भी न है, तो इससे पता चलेगा कि आपको ये न्यूनतम होना है आयतन, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपको ध्यान ही रहेगा। घनत्व क्या है, जैसे इसमें भी देखिए घनत्व, और ये अधिकतम होगा, घनत्व अधिकतम होगा कितने 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉ और पढ़ना होता है, एक पढ़ना होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और एक है फर्स्ट लॉ, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और एक सेकेंड लॉ, यानी 3 लॉ ये भी देखना। अब इससे प्रश्न क्या क्या पूछा जाता है, इससे प्रश्न पूछा जाता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या डिफाइन करता है, तो ये टेम्परेचर डिफाइन करता है, क्या है टेम्परेचर डिफाइन करता है, टेम्परेचर जो है वो डिफाइंड करता है।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, तो इंटरनल एनर्जी डिफाइन करता है। क्या है, इंटरनल जो है वो एनर्जी डिफाइन करता है, इंटरनल एनर्जी डिफाइन करता है। और सेकेंड लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी डिफाइन करता है, इसका फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो उष्मा का स्थानांतरण, क्या स्थानांतरण होता है, उष्मा का स्थानांतरण होता है इस नियम से। यानी प्रश्न कई बार बना है कि उष्मा का स्थानांतरण इनमें से किस नियम से होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कई लोग जो है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो लगा कर टिक आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, हीट एंड टेम्परेचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक सॉलिड से हमें क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है, तो क्या करेंगे, लिक्विड से गैस बनाना है तो क्या करेंगे। इसमें देखिए सॉलिड से अगर हमको लिक्विड बनाना है तो इसे क्या करना होगा, मेल्टिंग करना होगा। क्या है, मेल्टिंग करना होगा। लेकिन हमको लिक्विड से फिर से सॉलिड बनाना है तो उसे क्या करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे। क्या है, फ्रीजिंग करेंगे। लेकिन अगर लिक्विड से गैस बनाना है तो क्या करेंगे, ये वेपोराइजेशन, क्या है, वेपोराइजेशन करेंगे, या वेपोराइजेशन बोलते हैं। लिक्विड से गैस में बदलना वेपोराइजेशन। और गैस से लिक्विड में अगर हम बदल रहे हैं तो क्या होता है, कंडेंसेशन। क्या है, कंडेंसेशन होता है। लेकिन अगर सॉलिड से डायरेक्ट अगर हमको गैस में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। क्या है, सब्लिमेशन। जैसे कपूर है, नेफ्थलीन है, ये सब जो है इसमें सब्लिमेशन, डायरेक्ट सॉलिड से क्या हो जाता है, गैस बन जाता है। और जो आजकल प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछने लगा है वो पूछने लगा है गैस से सॉलिड का। क्या है, गैस से सॉलिड को, इसे बोलते हैं हिंदी में विक्षेपण। क्या है, विक्षेपण या डीसब्लिमेशन। क्या है, डीसब्लिमेशन, या फिर कह सकते हैं क्या है, डिपोजिशन। क्या है, डिपोजिशन है, डिपोजिशन कह सकते हैं। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सॉलिड से डायरेक्ट गैस सब्लिमेशन, और गैस से जो है वो सॉलिड में तो वो है डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन, या जो है वो विक्षेपण। क्या है, विक्षेपण। एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कई बार पूछा जाता है, Cp माइनस CV बराबर R। जहाँ Cp क्या है, तो ये Cp है स्पेसिफिक हीट। क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। और ये जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब R क्या है, R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल जो है वो गैस कांस्टेंट। अब Cp माइनस CV बराबर तो R होता है। एक और फार्मूला होता है वो होता है Cp बाई CV बराबर गामा। क्या है, Cp बाई CV बराबर गामा। अब गामा का जो है अगर मान 5/3 हो यानी 1.66 हो तो ये मोनो एटॉमिक गैस है। क्या है, मोनो एटॉमिक गैस है। अब प्रश्न कई भी कौन कौन मोनो एटॉमिक, से हीलियम, नियॉन, आर्गन। अब ये भी पूछ देगा कि मोनो एटॉमिक गैस का जो है गामा का मान कितना होता है, तो ये होता है 5/3 या 1.66। इसका कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसमें जो है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है इसमें मोनो एटॉमिक गैस में। चलिए नेक्स्ट अगर आप पूछा जाए क्या है, डाई एटॉमिक। क्या है, अगर मोनो एटॉमिक है तो डाई एटॉमिक गैस का जो है गामा का मान कितना होगा, तो ये 7/5 होगा। क्या है, 7/5 होगा। डाई एटॉमिक गैस कौन कौन सा है, तो O2 है, N2 है, Cl2 है, H2 है। और इसमें जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा, क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें कितना होगा डाई एटॉमिक में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो होगा 6। बस ये कहीं कहीं पर ना 5 भी लिखा रहता है, इसे 6 होता है। क्या है, 6 होगा, है ना। अब गामा क्या है, अब इतना देर से बता रहे हैं, गामा पूछेगा क्या है, तो गामा जो है वो है एडियाबैटिक इंडेक्स। क्या है, एडियाबैटिक जो है वो इंडेक्स है। क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स है। मोनो एटॉमिक हो गया, डाई एटॉमिक हो गया। तीसरा देखते हैं ट्राई एटॉमिक। क्या है, ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक गैस जो है वो कौन कौन है, तो CO2, SO2 ये सब ट्राई एटॉमिक है।
इसमें गामा का जो मान होता है वो 4/3 होता है, और इसमें डिग्री ऑफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा, फ्रीडम होगा वो कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो 5 होगा, यानी 3, 6 और 5 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक में। चलिए अब गामा का मान कैसे याद कर सकते हैं, अगर एक छोटा सा ट्रिक के अनुसार देखते हैं तो आप 574 लिखिए और ये 353 लिखिए, क्या है, इस तरह इसको जो है वो बांट दीजिए, यानी 5/3, 7/5, 4/3, ये जो है ये हुआ मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, और ये ट्राई एटॉमिक का, क्या है, ट्राई एटॉमिक का। एक और प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, सिंपली आपको दे देगा R1, R2, M1, M2, D1, D2 किसी का मान, उसको बोलते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, क्या है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये क्या है कि जब टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस। तो ध्यान रखिएगा फार्मूला R1/R2 बराबर होता है √M2/M1, ये मास हो गया, बटा T2/D1, ये डेंसिटी हो गया। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस होता है। ये जो है डिफ्यूजन रेट हो गया, क्या है, डिफ्यूजन रेट हो गया। चलिए कभी कभी पूछेगा कि इनमें से कौन सा वंडर्स वाल्स इक्वेशन है, क्या है, इक्वेशन है, और ये जो वंडर वाल्स इक्वेशन होता है वो रियल गैस पे लागू होता है, क्या है, रियल गैस पे लागू होता है। तो P + A/V² इंटू V - B बराबर RT। बस ऑप्शन में यही सब दे देगा, कहीं पे प्लस, कहीं पे माइनस, कहीं पे माइनस, कहीं पे प्लस करके, और इसी में बताना रहेगा कि वंडर वाल इक्वेशन जो है इनमें से कौन है, या पूछ देगा कि ये आइडियल गैस पे लागू होता है या रियल गैस पे। तो ये आइडियल गैस पे लागू नहीं होता है, रियल गैस पे लागू होता है, वंडर वाल पे। तो रियल आइडियल गैस पे कौन सा इक्वेशन लागू होता है, तो आइडियल जो है, आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो ये सब पढ़े हैं वो सबको मिक्सर है, वो PV बराबर जो होगा nRT, क्या है, PV बराबर जो होता है nRT होता है, क्या है, PV बराबर nRT होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो देखें, क्या है, लीवर एंड सिंपल मशीन, उत्तोलक तथा सरल मशीन। उसमें सबसे जो एक कंडीशन है उसे ज़्यादा उससे ध्यान रखिए, और उसी पे जो है वो क्वेश्चन पूरा पूछा जाता है। अगर ये मान लिया कि यहाँ पर भार लगा हुआ है, क्या है, भार लगा हुआ है, ये W है, ये भार है, और यहाँ पर जो है लगा हुआ है आलम, जिसे F बोलते हैं, आलम, क्या है, आलम, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में फलक्रम, क्या है, फलक्रम, क्या है, फलक्रम। और यहाँ पर जो है प्रयास लगा रहे हैं, ये जो है वो P है, ये प्रयास है, इसे इफोर्ट कहते हैं, या आयास भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, क्या, आयास, क्या है, आयास। ये A है और ये F है, और ये हो गया B हो गया। इसमें जो है एक सिद्धांत है, उसे ध्यान रखिएगा, आघूर्ण, आघूर्ण के सिद्धांत, क्या है, आघूर्ण के सिद्धांत। इसमें P × AF, ये AF के जो है वो डिस्टेंस है, AF बराबर होता है W × BF, क्या है, यहाँ का दूरी, क्या है, दूरी। ये आघूर्ण के सिद्धांत पे सारा जो है वो न्यूमेरिकल ज़्यादातर के पूछेगा, किस पे, इस आघूर्ण के सिद्धांत पे, क्या है, सिद्धांत पे। P × AF बराबर W × BF। चलिए अब सरल मशीन और उत्तोलक में एक जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है वह है उत्तोलक के बारे में, क्या है, उत्तोलक के बारे में कि कितने टाइप के होते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं, क्या है, 3। एक होता है प्रथम उत्तोलक, क्या है, प्रथम उत्तोलक। दूसरा हो जाएगा द्वितीय उत्तोलक, क्या है, द्वितीय उत्तोलक। और तृतीय उत्तोलक। प्रथम उत्तोलक के बनावट किस तरह है कि जो हम लोग इससे पहले फिगर देखे थे, यहाँ पर जो है वो W भार लग रहा है, यहाँ पर जो है F लग रहा है, फलक्रम, और यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, P कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में प्रथम उत्तोलक का कौन कौन एग्जाम्पल दिया रहता है वही पूछा जाता है, तराजू, कैंची, प्लास, हैंड पंप, क्या है, हैंड पंप, जो सन्नी देओल ने जो है गदर मूवी में उखाड़ा था, हैंड पंप,
ये सब जो है प्रथम उत्तोलक है। साइकिल का ब्रेक क्या है, साइकिल का ब्रेक। और एक शीशा जो कई बार प्रश्न में पूछा जाता है, शीशा, पिलास, ये सब जो है वो प्रथम उत्तोलक है। क्या है, प्रथम उत्तोलक है। द्वितीय उत्तोलक की बात करते हैं तो इसकी बनावट देखते हैं। यहाँ पर जो हो जाएगा वो फलक्रम रहेगा, यहाँ पर जो है वो डब्लू भार रहेगा, और यहाँ पर प्रयास लगा रहे हैं। क्या है, प्रयास पी लगा रहे हैं द्वितीय उत्तोलक में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो दरवाजे का द्वार, क्या है, दरवाजे का द्वार हो गया। और क्या हो सकता है, बोतल खोलने वाला, क्या है, बोतल खोलने वाला ओपनर, क्या है, ओपनर। या पेप्सी का बोतल जो रहता है उसे आप ओपनर से खोलते हैं ना, तो वो जो है वो द्वितीय उत्तोलक हो गया। सरौता, क्या है, सरौता। कूड़ा गाड़ी, क्या है, आजकल कूड़ा गाड़ी हर गांव में आ गया है, तो कूड़ा गाड़ी। नींबू, क्या है, नींबू निचोड़ने वाला मशीन, नींबू जो है वो निचोड़ने वाली मशीन। ये सब जो है वो क्या है, ये द्वितीय उत्तोलक का उदाहरण है। एक तृतीय उत्तोलक है। अगर इसकी बनावट की बात करें तो यहाँ पर जो है वो लगा रहेगा फलक्रम, यानी जो है एफ। यहाँ पर जो होगा वो प्रयास पी होगा, और यहाँ पर जो है वो डब्लू भार है, क्या है, भार है। यहाँ पर पी प्रयास है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो सकता है, चिमटा, क्या है, चिमटा। और हाल, क्या है, हाल। क्रिकेट बैट, क्या है, क्रिकेट बैट, क्रिकेट बैट। सेफ्टी बल्ब, क्या है, सेफ्टी जो है वो बल्ब जो है, वो ये सब क्या है, उदाहरण वो तृतीय उत्तोलक का है। क्या है, तृतीय उत्तोलक का है। अब इस पे एक और सिंपल वन लाइनर प्रश्न पूछता है, वो पूछता है यांत्रिक लाभ। क्या है, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ को हम m.a लिखते हैं। m मतलब मैकेनिकल, आई से एडवांटेज, क्या है, एडवांटेज। अब m में जो है वो प्रथम उत्तोलक क्या होता है, तो m में यहाँ पर देख लेते हैं। m में ग्रेटर देन 1 हो सकता है इसका, या m में बराबर 1 हो सकता है, या m में लेस देन 1 हो सकता है। प्रथम उत्तोलक में जो है वो तीनों हो सकता है यांत्रिक लाभ, यानी मैकेनिकल एडवांटेज। आगे फार्मूला भी देखेंगे किसे कहते हैं, लेकिन पहले ये देख लीजिए। इसका जो यांत्रिक लाभ होता है द्वितीय उत्तोलक है वो ग्रेटर देन 1 होता है। क्या है, ग्रेटर देन 1 ही होता है। और तृतीय उत्तोलक के जो है m में क्या होता है, वो लेस देन 1 होता है। क्या है, लेस देन 1 होता है। डायरेक्ट प्रश्न रहता है कि जो है यांत्रिक लाभ ग्रेटर देन 1 इसमें से किस उत्तोलक का होगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस टाइप का पूछेगा। या लेस देन 1, कि हमेशा लेस देन 1 ही होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगा, इस तरह। अब आते हैं यांत्रिक लाभ कहते किसे हैं। यांत्रिक लाभ जो है कहते किसे, तो यांत्रिक लाभ बराबर उठाया गया भार बटा लगाया गया बल। क्या है, लगाया गया बल। या इसे कह सकते हैं प्रयास भुजा। क्या है, प्रयास भुजा बटा भार भुजा। क्या है, भार भुजा। प्रयास भुजा इससे बोलते हैं, क्या है, यहाँ पर ये जो है ये प्रयास भुजा है, ये जो दूरी होता है ना, प्रयास भुजा। और ये है लगाया गया, क्या है, भार भुजा, इसको बोलते हैं भार भुजा। ये जो दूरी है उसी को बोलते हैं। क्या हो गया, यहाँ प्रयास भुजा बाई भार भुजा। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर यानी यांत्रिक लाभ बराबर। एक और प्रश्न पूछा जाता है वेगानुपात। क्या है, वेगानुपात, जिसे VR से डिनोट करते हैं, यानी वेलोसिटी रेशियो। क्या है, वेलोसिटी रेशियो। इसका फार्मूला VR बराबर जो होता है प्रयास P द्वारा चली गई दूरी, यानी D, अब बटा भार W द्वारा चली गई दूरी। क्या है, चली गई दूरी D। ये वेगानुपात बराबर होता है। क्या है, वेगानुपात। एक रिलेशन होता है परसेंटेज ऑफ दक्षता बराबर जो होता है यांत्रिक लाभ। क्या है, यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात। क्या है, वेगानुपात। यानी इससे ध्यान रख सकते हैं कि अगर इफिशियंसी की बात करें, परसेंटेज ऑफ दक्षता बराबर हो जाएगा MA मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेगानुपात VR। क्या है, VR।
अगला टॉपिक है मास, वेट एंड डेंसिटी। इसमें सबसे फार्मूला जो यूज होता है F बराबर G m1m2/r²। ये न्यूटन्स का जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है फार्मूला है, जहाँ G का जो मान होता है वो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो है G का ज्ञात किसने किया था? तो हेनरी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, हेनरी कैवेंडिश ने, क्या है, हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। अगर कभी बीमा भी पूछा जाता है, इसका जो बीमा है डायरेक्ट होगा तो m-1l3t-2 होता है, क्या है, t होता है, क्या है, t होता है। एक होता है स्मॉल g जो हमें यूज करते हैं, तो कैपिटल G/m/r²। m क्या है? तो यह है पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान। और r जो हो गया वो पृथ्वी की त्रिज्या हो गया, क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या हो गया। अब ये जो g है ना, उसका मान वेरी करता है पृथ्वी की सतह से। अगर h ऊंचाई पर, मान लिया कि ये सतह है पृथ्वी का, ठीक है, तो इससे जो अगर हम h ऊंचाई पर जाते हैं तो g डैश बराबर हमारा होता है कैपिटल G/M/r प्लस h के स्क्वायर होता है, क्या, स्क्वायर होता है, ठीक। अगर उसकी गहराई में जाते हैं, अगर मान लें कि ये पृथ्वी है और इसके नीचे जाते हैं, है ना, गहराई में जाते हैं, तो हमारा जो जी डैश लगेगा, जी डैश बराबर होता है G/1 - d/R। ये जो d है ये डेप्थ में जा रहा है, तो 1 - d/R होता है, क्या है, r होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। अब कहाँ कहाँ 0 होता है ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है जी के मान पे। पृथ्वी के, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? वो होता है 0 होता है, क्या है, 0 होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। ध्रुव पे, क्या है, ध्रुव पर छोटा सा लिखा हुआ है ध्रुव, ध्रुव पर जी का जो है मान होता है अधिकतम होता है, क्या है, अधिकतम होता है किसके? विषुवत रेखा के, विषुवत रेखा के तुलना में ये पूछा जाता है कि ध्रुव पर और विषुवत रेखा में से किस पे जी का मान जो है वो क्या होता है? अधिकतम होता है। तो ध्रुव पे, जो छोटा है ना उस पे ज्यादा होता है, क्या है, उस पे ज्यादा होता है। चलिए, एक और पूछा जाता है कि पृथ्वी की गति तेज होने पर जी का मान क्या होगा? तो जी के मान घट जाता है, परंतु ध्रुव पर नहीं बदलता है। अगर पृथ्वी की गति तेज हो जाए, क्या है, तेज हो जाए, तो जी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्या है, घट जाएगा। लेकिन जो है वो ध्रुव पर मान नहीं बदलेगा, क्या है, नहीं बदलेगा। ध्रुव पे जो है मान नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? तो जी का जो घूर्णन के समय जी डैश निकलता है, G-ω² cos स्क्वायर लैम्डा, क्या है, लैम्डा। अब विषुवत रेखा पर जो होता है, विषुवत रेखा पर लैम्डा बराबर 0 हो जाता है, तो जी डैश बराबर G-R⍵² हो जाएगा। लेकिन ध्रुव पर क्या है, ध्रुव पर लैम्डा बराबर 90 डिग्री होगा, तो जी डैश बराबर कितना आ जाएगा? जी आ जाएगा। इसलिए ये नहीं बदलता है, क्या है, ये नहीं बदलता है। चलिए, एक दो जो है यूनिट कन्वर्जन देख ले। 1 बार बराबर कितना होता है? तो 10⁵ जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या 10⁵ जो है वो पास्कल होता है। और 1 टॉर बराबर जो होता है वो कितना होता है? 1 मिलीमीटर पारा होता है, या 133.3 जो है वो पास्कल होता है, क्या है, पास्कल होता है। चलिए, कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसमें, कि अगर गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ाने पर जो है उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, क्या है, जैसे मोम, घी, डालडा, नारियल तेल। इसमें गर्म करने पर आयतन में तो वृद्धि होता है, लेकिन दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको गर्म करने पर आयतन में जो है कमी होती है और दाब बढ़ाने पर गलनांक भी कम होता है, जैसे ढलवा लोहा, बिस्मथ, बर्फ इत्यादि, क्या है, इत्यादि। चलिए, कुछ नोट्स देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? तो तैरते हुए मनुष्य का जो है घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है। अगर तैर रहा है मनुष्य
तो उसका घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है। बर्फ का घनत्व क्या है, बर्फ का जो है वो घनत्व पानी की अपेक्षा अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, कम होता है। मक्खन जो है वो, मक्खन का घनत्व क्या है, मक्खन का घनत्व जो है दूध की अपेक्षा कम होता है। ये सब कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, इसलिए एक लाइनर के रूप में कर देता हूँ, वन लाइनर के रूप में। मक्खन का घनत्व दूध की अपेक्षा कम होता है। बादल का घनत्व, बादल का जो है वो घनत्व वायुमंडल की अपेक्षा जो है वो कम होता है, क्या है, कम होता है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, हाइड्रोमीटर, कई बार इससे प्रश्न पूछा जाता है, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो अपेक्षिक घनत्व क्या है, अपेक्षिक घनत्व जो है मापा जाता है। मैनोमीटर, मैनोमीटर से क्या मापते हैं, तो गैसों का दाब क्या है, गैसों का दाब क्या है, गैसों का दाब। एक और कॉन्सेप्ट जो पूछा जाता है कि अगर बर्फ पानी में तैरती है, अगर बर्फ जो है, बर्फ तैर रही है पानी में, तो आयतन का 1/10 भाग जो है वो पानी के ऊपर तथा 9/10 भाग जो है पानी के नीचे रहता है, क्या है, नीचे रहता है। ये भी पूछा जाता है, क्या है, 1/10 भाग ही पानी के ऊपर रहता है, 9/10 भाग पानी के नीचे, अगर बर्फ ने जो है वो पानी में तैर रहा है। अगर मान लिया कि दिया हुआ हो कि D1 एवं D2 भिन्न भिन्न घनत्वों वाले दो द्रवों को आपस में घोला जाता है, तो मिश्रण का जो है वो, मिश्रण का घनत्व क्या होगा। अगर मान लिया कि दो का घनत्व दिया हुआ है D1 और D2, तो कह रहा है कि दोनों को घोल दिए, तो मिश्रण का घनत्व जो होगा वो होगा कितना, 2D1D2/D1 + D2। ये डायरेक्ट जो है वो फार्मूला आप लगा सकते हैं, क्या है, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं क्या है जो पूछा जाता है प्रश्न में, कि मान लिया कि एक हमारे पास बीकर है और ये जो है ये ग्लास का है, क्या है, ग्लास का है, और इसमें क्या है, वाटर भरा हुआ है, क्या है, वाटर भरा हुआ है। ये हमारा जो है कैपिलरी ट्यूब लिए हैं, क्या है, कैपिलरी ट्यूब लिए हैं, ये हमारा वाटर का है। तो इसमें इस तरह का बन जाता है, और ये जो हमारा ये क्या है, इस तरह का बन जाता है, क्या है, इस तरह का। और ये किस तरह बनता है, कनकेव, क्या है, कनकेव है। ये ग्लास है, ये वाटर है, और ये भरा हुआ है, तो इसमें जो कैपिलरी में बनता है वो कनकेव तरह के बनेगा। लेकिन यही बीकर में हम वाटर के जगह पर जो है वो Hg ले लेते हैं, और ये तो हमारा भी क्या है, ग्लास का है, और हमारा कैपिलरी ट्यूब भी जो है वो क्या है, वो ग्लास का ही रहता है। तो ये हमारा जो बनता है इस तरह का, क्या है, इस तरह का। तो ये बना कितना, कॉन्वेक्स, क्या है, कॉन्वेक्स। तो ये पूछा जाता है कि अगर वाटर में कैपिलरी में जो बनता है वो कनकेव बनता है या कॉन्वेक्स, और इसमें कॉन्केव बनता है वाटर में, और पारा में जो है वो कॉन्वेक्स बनता है। पानी और कांच का जो थीटा एंगल होता है क्रिटिकल, वो 3 से 5 डिग्री होता है, क्या, 3 से 5 डिग्री। लेकिन पारा और कांच की अगर बात करें तो थीटा बराबर जो होता है 128 डिग्री। कभी कभी पूछ लिया जाता है, आप ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, जो बूंद है, क्या है, बूंद के अंदर एक्सेस प्रेशर होता है, क्या है, एक्सेस प्रेशर वो कितना होता है, तो वो 2T/R होता है, क्या है, 2T है। और बूंद के, बारिश के, लेकिन वो जो बुलबुले के अंदर जो होता है, फेन होता है ना, सर्फ वगैरह जब घोलते हैं तो एक बुलबुला रहता है, उसमें जो प्रेशर होता है वो 4T/R होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे अगर प्रश्न आ जाए तो उसे टिक लगा दीजिएगा। वर्क एनर्जी पावर में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, कार्य बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है बल इनटू क्या होता है, विस्थापन, क्या है, विस्थापन। यानी W बराबर जो होता है Fs cos थीटा, ये फार्मूला याद रखिएगा, W बराबर जो होता है Fs cos थीटा याद रखिएगा।
और हमारे पास जो है दो तरह के जो है वो क्या होता है, वो एनर्जी होता है। कौन कौन, मैंने ऊर्जा होता है, एक गति ऊर्जा और एक जो होता है वो स्थिति ऊर्जा है, यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला जो होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू द्रव्यमान गुना वेग के स्क्वायर होता है। और एक जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी यानी P बराबर होता है mgh होता है। क्या होता है, mgh होता है। कभी कभी काइनेटिक एनर्जी का इस फार्मूला पे भी बेस्ड होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m। P जो है वो क्या है, वो मोमेंटम है। क्या है, मोमेंटम। P बराबर जो होता है mv होता है। क्या है, mv होता है। बस इतने सारा फार्मूला याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है वर्क एनर्जी पावर का, बस इतना याद रखिए। और सिंपल सिंपल जो प्रश्न पूछा जाएगा आप उसे सोल्व कर दीजिएगा। अगर बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या क्या ध्यान रखना है उसमें, सबसे ज़्यादा आर, जो रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये तीन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। एक है ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ में जो होता है V बराबर जो होता है आई आर। क्या है, V बराबर आई आर, ये ध्यान रखिएगा। आर जो रेसिस्टेंस है, आर बराबर जो होता है रो एल बाई ए होता है। क्या है, रो एल बाई। एल जो है वो लेंथ हो गया, लंबाई हो गया, ए एरिया हो गया, है ना। सी बराबर होता है इप्सिलॉन ए बाई डी होगा। क्या है, डी होगा। आर हमारा जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता था, आर अगर सीरीज में होगा तो क्या होगा। आर अगर सीरीज में जुड़ा हो तो आर सीरीज बराबर ये रेसिस्टेंस जुड़ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। मान लीजिए एक रेसिस्टेंस R1 दिया हुआ है, ये R2 है, ये R3 है। R1 R2 R3 है, तो हमारा आर सीरीज क्या होगा। पैरेलल में अगर है तो इस तरह हमारा ये तीनों है, ये R1 है, ये R2 है, R3 है। तो अगर पैरेलल में है, आर पैरेलल इक्विवेलेंट है, तो 1 बाई RP बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 होता है। ये जो है हमारा रेसिस्टेंस का ये कंडीशन है। अगर इसी तरह अगर हम कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो ये C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट होगा। और कैपेसिटर जो अगर सीरीज में है तो 1 बाई सी एस बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, यानी रेसिस्टेंस का ये उल्टा होता है कैपेसिटर। अगर हम बात करते हैं इंडक्टर का, क्या है, इंडक्टर का, तो इंडक्टर का जो हो जाएगा, अगर C जो है वो, सॉरी C ने इंडक्टर को L से डिनोट करते हैं, L जो है सीरीज में है तो ये जुड़ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3। और L जो है वो पैरेलल में है तो 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3 हो जाएगा। यानी एज लाइक ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्या, रेसिस्टेंस की काम की तरह करेगा। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में और देख सकते हैं कि अगर मान लिया कि ये ट्रांसफार्मर है, ये सब कंडीशन जो कभी कभी पूछा जाता है, सिंपल सिंपल प्रश्न, ये N1 है, ये N2 है, इधर से जो गया है वो V1, इधर जो निकला वो V2, यहाँ से जो है वो I1 और ये जो है I2। तो कंडीशन होता है V1 बाई V2 बराबर N1 बाई N2 बराबर, ये बस I2 बाई I1 हो जाता है। क्या है, I2 बाई I1 हो जाता है। ये प्राइमरी साइड है। क्या है, प्राइमरी साइड है, और ये सेकेंडरी साइड है। क्या है, सेकेंडरी। इसमें ट्रांसफार्मर में दो तरह के होता है, एक तो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या है, ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दोनों को क्या क्या कंडीशन होता है, तो जो हमें V2 जो है सेकेंडरी साइड है, स्टेप अप में V2 ग्रेटर देन V1 होता है, और स्टेप डाउन में जो होता है वो क्या हो रहा है कि वो V1 ग्रेटर देन V2 होता है। यानी वोल्टेज को हम प्राइमरी साइड में ज़्यादा रख रहे हैं, सेकेंडरी में अगर कम रख रहे हैं तो ये स्टेप डाउन हो रहा है, हमारे डाउन हो रहा है, वोल्टेज क्या है, डाउन हो रहा है। स्टेप अप में क्या है ना कि वोल्टेज को हम अप कर रहे हैं। क्या है, वोल्टेज को यहाँ पर अप कर रहे हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। क्या है, ज़्यादा होता है। ये ध्यान रखिएगा। एक और जो है पावर का फार्मूला याद रखिए, P बराबर जो होता है V इंटू आई होता है। क्या है, V इंटू आई होता है। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि V इंटू आई भी होता है,
सॉरी P बराबर V इंटू आई होता है, या फिर I के फॉर्म में रहेगा तो R के फॉर्म में तो आई स्क्वायर R होता है। अगर P बराबर V स्क्वायर बाई R भी कहते हैं, क्या है, R भी कहते हैं। और एक HP बराबर, ध्यान रखिए ये भी पूछा जाता है, 746 वाट होता है। क्या है, 746 वाट होता है। कितना, 746 वाट होता है। और P का फार्मूला हो गया, V बराबर जानते ही हैं फार्मूला हम लोग, क्या है, V बराबर जो होता है वो IR होता है। एक और फार्मूला याद रखिएगा, कभी कभी हीट के में पूछता है, H बराबर होता है I स्क्वायर RT, जहाँ पर R दिया रहेगा, I दिया रहेगा और T दिया रहेगा तो H निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, H जो होगा H बराबर I स्क्वायर RT। एमीटर, इसमें कई बार जो होता है एमीटर जो है वो क्या है, करंट नापता है। क्या है, करंट नापता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की अगर बात करें तो ये वोल्टेज, क्या है, वोल्टेज। कभी कभी मेगर पूछ लिया जाता है, मेगर जो है वो रेसिस्टेंस नापता है। क्या है, रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस जो है वो मापता है। मेगर जो क्या करता है, वो हाई रेसिस्टेंस मापता है। चलिए अब और इसमें क्या देखते हैं, एक बीट स्टोन ब्रिज का कभी कभी कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है, ये थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो अगर R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4 हो जा रहा है तो हमारा ये G का जो मान हो जाएगा ना, इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ गैल्वेनोमीटर है, वो मान जो है वो 0 दिखाएगा। क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में एक पढ़ना है KCL एंड KVL। क्या है, KVL, किरचॉफ्स करंट लूप, किरचॉफ्स वोल्टेज लूप, है ना। किरचॉफ्स जो है वो करंट लूप जो है इसको बोलते हैं, और भी क्या नाम बोलते हैं, ये नोड्स लॉ, क्या है, नोड्स लॉ बोलते हैं। क्या, नोड्स लॉ भी बोलते हैं, या जंक्शन लॉ। क्या है, जंक्शन लॉ। इस लॉ में कहता क्या है कि अगर कहीं पे यहाँ पर करंट है, इधर से आ रहा है I1, इधर से आ रहा है I2, तो ये जो बाहर निकलेगा ना I3, वो होगा I1 प्लस I2 के बराबर होगा I3। क्या है, ये बराबर होगा, ये कह रहा है KCL। क्या, KCL, इसे जंक्शन रूल भी कहते हैं। और ये जो है धारा के या आवेश या धारा के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। लेकिन KVL में क्या कह रहा है कि KVL कह रहा है कि जो किरचॉफ्स वोल्टेज लूप, पूरे जो लूप ला, इसे क्या कहते हैं, लूप ला, पूरे लूप में जो है वो वोल्टेज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या है, जो वोल्टेज जो है वो 0 होगा। सपोज दैट कि मान लिया कि I1 R1 प्लस I2 R2 बराबर जो हो जाएगा वो I3 R4 प्लस जो है I3 R3 और I4 R4, यानी यहाँ पर जो है वोल्टेज जो है पूरे लूप में जो है वो बराबर हो जाएगा। क्या है, पूरे लूप में, ऐसे जो है लूप लॉ भी कहते हैं। और ये किस सिद्धांत पे, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। क्या है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। और ये आवेश संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। ये भी कई बार जो है वो प्रश्न पूछा गया है। अगला चैप्टर है सेफ्टी एंड हेल्थ का। इससे भी एक प्रश्न कभी कभी देखने को मिलता है, आइए थोड़ा ऊपर देख लेते हैं। सुरक्षा संकेत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पूछा जाता है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो सुरक्षा जो है संकेत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं, तो पहला है निषेधात्मक। क्या है, निषेधात्मक। दूसरा है अनिवार्य। तीसरा जो है वो चेतावनी। क्या है, चेतावनी। और चौथा जो है वो सूचनात्मक। क्या है, सूचनात्मक। अब सूचनात्मक को देखिएगा कि किस तरह वो लिखा हुआ रहता है, तो हरे रंग के पृष्ठभूमि रहेगा। हरा रंग के, मान लिया कि ये पृष्ठभूमि पूरा हरा रंग का पृष्ठभूमि हो और उसमें सफेद रंग की आकृति लिखा हुआ हो। क्या है, सफेद रंग की आकृति से बना हुआ, हरे रंग का पृष्ठभूमि और सफेद रंग की आकृति। क्या है, आकृति। अथवा सफेद रंग के पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति है, तो वो सूचनात्मक संकेत है। सेफ्टी एंड हेल्थ में जो पूछा जाता है वो कृत्रिम श्वसन क्रिया के बारे में भी पूछा जाता है, जो है कितने तरीके से दिए जाते हैं, कृत्रिम जो है श्वास क्रिया कितने तरीके से दिए जाते हैं। तो ये जो है वो 3 तरीके से। पहला जो है वो कई बार पूछा जाता है सिल्वेस्टर। क्या है, सिल्वेस्टर विधि। SYLVESTR, सिल्वेस्टर मेथड।
अब इस मेथड में क्या किया जाता है कि पीड़ित को क्या है, पीड़ित के सीने की ओर छाल पड़ा हो, क्या है, छाले पड़े हो, तब ये सिल्वेस्टर विधि का उपयोग किया जाता है। सीने की ओर जो है छाले पड़े हो। दूसरा हो गया सैफर विधि। सैफर, SCHAFFER, सैफर मेथड। सैफर मेथड में क्या है, जब पीड़ित के पीठ पर छाले पड़े हो, जो है पीड़ित को पीठ पे छाले पड़े हो, तब हमें सैफर विधि का उपयोग किया है। यही पूछा जाता है कि पीड़ित के अगर सीने की ओर छाले हो तो कौन सा विधि है, पीठ पर छाले हो तो कौन सा विधि है। अब मुंह से मुंह हवा भरना, ये तीसरा विधि है। क्या है, मुंह से मुंह हवा भरना। इसको जो है बोलते हैं लावार्ड विधि। क्या है, लावार्ड विधि। ये भी पूछा जाता है कि लावार्ड विधि इनमें से किसे कहते हैं, सिल्वेस्टर विधि को, सैफर विधि को। मुंह से हवा भरना। सेफ्टी एंड हेल्थ में जो पूछा जाता है प्रश्न, वो आग की किस्म के बारे में। क्या है, आग की किस्में। ये कितने टाइप के होते हैं। एक तो होता है क्लास ए फायर, और इस श्रेणी के अंतर्गत जो लगता है किसमें, कागज, लकड़ी, जूट आदि से जो है, आदि से लगने वाले आग को क्या बोलते हैं, क्लास ए फायर में रखते हैं। ऐसे बुझाने के लिए क्या करना होगा, बुझाने के लिए शीतल जल, क्या है, शीतल जल की बौछार करना होगा। क्या है, शीतल जल की बौछार करना होगा। दूसरा है क्लास बी फायर। क्लास बी फायर के अंतर्गत किस तरह के आग आता है, तो क्लास बी में आता है जिसे ज्वलनशील द्रव, क्या है, ज्वलनशील द्रव, किरोसिन, क्या है, किरोसिन, पेट्रोल, ये सब से जो आग लगता है उसे क्लास बी फायर बोलते हैं। और इस प्रकार के बुझाने के लिए जो है, बुझाने के लिए क्या उपयोग करते हैं, तो वो झाग वाले यंत्र, क्या है, झाग वाले यंत्र एवं CO2 वाले यंत्र, क्या है, CO2 वाले यंत्र का प्रयुक्त होता है। जल से ये आग नहीं बुझती है। क्या है, जल से ये आग नहीं बुझती है, क्योंकि जिसे अगर मान लिया कि यहाँ पर पेट्रोल गिरा हुआ है, जैसे ही जल डालिएगा, जल नीचे आ जाएगा, पेट्रोल ऊपर आ जाएगा, फिर इसमें आग जो है वो पकड़े रह जाएगा। तीसरा प्रकार के जो है वो है क्लास सी फायर। इसके अंतर्गत जो आता है वो क्या आता है, तो क्लास सी, इसके अंतर्गत सिलेंडर आदि से भरी LPG गैस, है ना, सिलेंडर आदि से भरी LPG गैस, LPG जो है वो गैस से लगने वाली आग को जो है क्लास सी फायर में रखते हैं। और इस प्रकार के आग पे काबू पाने के लिए CO2, हेलोन, क्या है, हेलोन आदि रसायन जो होता है, आदि रसायन का प्रयोग करते हैं। क्या है, प्रयोग करते हैं। सिलेंडर आदि से भरी LPG गैस में जब आग लगता है इसके कारण, तो क्लास सी फायर में रखते हैं। चौथा जो है वो क्या है, वो है क्लास डी का। क्या है, क्लास डी फायर। इसके अंतर्गत जो आग लगता है ना, वो है बिजली के तार से, जैसे बिजली के तार, उपकरण या धात्विक पदार्थ। क्या है, धात्विक पदार्थों से जो आग लगता है, क्या है, धात्विक पदार्थों से लगने वाली आग को जो है क्लास डी फायर में रखते हैं। और इससे बुझाने के लिए जो है, बुझाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, CO2 शुष्क चूर्ण। क्या है, शुष्क चूर्ण। CTC प्रकार का एक यंत्र होता है, प्रकार का यंत्र, या शुष्क रेत से भी, क्या है, शुष्क रेत से भी हम इसे बुझाते हैं। तो ये जो है क्लास डी फायर। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, ये चारों जो है बहुत बार जो है प्रश्न में पूछा जाता है। फोम या झाग, कुछ नोट में देख लेते हैं। फोम या झाग के द्वारा जो है वो श्रेणी बी की आग बुझाते हैं। बी की आग बुझाने में काम किया जाता है। शुष्क पाउडर को श्रेणी डी की आग में। CO2 टाइप आग बुझाने का यंत्र जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaCO3 है,
घोल भरा होता है और एक कांच की बोतल में गंधक का तनु अम्ल H2SO4 भरा होता है। अब जब दोनों पदार्थों को रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है तीव्रता से CO2 गैस जो है निकलता है। जैसे मान लीजिए इसका रिएक्शन देखते हैं, 2NaH CO3 एक में रहता है और एक में जो है H2SO4, दोनों जब रिएक्शन करता है तो Na2SO4 बनता है प्लस 2H2O प्लस 2CO2 होता है। इसका उपयोग श्रेणी डी की आग बुझाने के लिए किया जाता है। एक बार जो प्रश्न पूछा जाता है कि ये 5S कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो एक एस से जो होता है वो होता है छटनी, छटनी यानी क्या हो गया, सॉन्ट। एक एस का मतलब हुआ सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर यानी क्रम निर्धारण, क्या है, क्रम निर्धारण। एक एस का मतलब होता है शाइन यानी चमकना, क्या है, चमकना। एक एस से हुआ स्टैंडर्डाइज, क्या है, स्टैंडर्डाइज, ये हो गया मानकीकरण, क्या है, मानकीकरण। और ये एस लास्ट वाला से हुआ सस्टेन, क्या है, सस्टेन यानी कायम रखना, कायम रखना। तो ये चार जो है ये सीरियली पूछा जाता है कि 4S का क्या है, ये 5S है, तीसरा ये दूसरा में है, ये पहला पोजीशन में। तो ये चौथा एस का क्या मतलब है, तो स्टैंडर्डाइज, तीसरा तो साइन, ये सब जो है प्रश्न पूछा जाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी में इतना जो है वो काफ़ी है। अब कुछ ड्राइंग का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ड्राइंग सीट के बारे में, क्या है, ड्राइंग सीट के बारे में। ड्राइंग सीट जो है ना, D0 होता है, D1 होता है, D2 होता है, D3 होता है। इसकी माप की अगर हम बात करें तो इसकी माप जो होता है वो 1500 मिलीमीटर गुना 1000 गुना 25 होगा। D1 की अगर बात करें तो 1000 गुना 700 गुना 25 होता है। D2 700 गुना 500 गुना 15 होता है। D3 500 गुना 350 गुना 15 होता है। और इन सब का जो ड्राइंग सीट का है नाम है, इसका D0 का जो नाम है वो क्या है, एंटीक्वेरियन, क्या है, एंटीक्वेरियन, एंटीक्वेरियन। D1 की अगर बात करें तो डबल एलिफेंट, क्या है, डबल एलिफेंट। D3 की बात करें एम्पीरियल, क्या है, एम्पीरियल। और D4 की बात करें तो हाफ एम्पीरियल, क्या है, हाफ एम्पीरियल, हाफ एम्पीरियल। ये ड्राइंग सीट कई बार पूछा जाता है कि D0 का जो है वो माप कितना होता है। सभी जो है वो मिलीमीटर में, क्या है, मिलीमीटर में। अब विद्यार्थियों के द्वारा जो है ना वो D2 साइज का प्रयोग किया जाता है, क्या है, प्रयोग किया जाता है। अब बोर्ड समानता जो है 20 डिग्री कोण पे, ये जो ड्राइंग बोर्ड है, बोर्ड जो है सामान्यता 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी कहते हैं, 20 डिग्री पे जो है वो सेट किया जाता है। कितने पे, 20 डिग्री कोण पर सेट किया जाता है, सेट किया जाता है। अब एक पूछा जाता है टी स्क्वायर के बारे में, क्या है, टी स्क्वायर जो है 2 भाग होता है टी स्क्वायर का। और टी स्क्वायर है मतलब इसी तरह के है, ये जो है टी स्क्वायर होगा। और इसको जो है बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लेड, क्या है, ब्लेड बोलते हैं या पटल बोलते हैं। और इसको जो बोलते हैं वो शीर्ष बोलते हैं, या कभी कभी जो है स्टॉक, क्या है, स्टॉक। ये छोटी होती है, ये जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। टी जो है वो टी स्क्वायर का होता है। अब इसकी लंबाई जो है मिलीमीटर में रहता है। ये भी जो है 4 तरह का होता है, T1, T0, T1, T2, T3। T0 जो है 1500 मिलीमीटर, ये 1000। T2 की बात करें तो 700 और T3 की बात करें तो 500, क्या है, 500 होता है। प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला 45 डिग्री 90 डिग्री का, दूसरा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, यानी जो है वो 15 डिग्री के गुणांक में, क्या है, 15 डिग्री के गुणांक में होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो देखते हैं वो है निरूपण, क्या है, निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न किसे कहते हैं, जिसे शॉर्ट में RF कहते हैं, क्या है, RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। RF बराबर होता है
नक्शे पर वस्तु की माप अब बटा हो जाएगा वस्तु की वास्तविक माप। क्या है? नक्शे पर वस्तु की माप बटा वस्तु की वास्तविक माप होता है। ये RF लेस देन 1 है तो ये हो जाएगा लघु कारक मापनी। क्या है? लघु कारक मापनी हो जाता है। अगर RF ग्रेटर देन 1 है तो ये है वृद्धि कारक मापनी, और RF बराबर 1 है तो ये पूर्ण मापनी हो गया, पूर्ण मापनी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर RF छोटा है तो कोई बड़ा सा जो है फिगर को, उसको हम जो सीट पे छोटा में दिखा रहे हैं, जैसे मान लिया कि एक बड़ा सा ब्रिज है, उसको हम पेपर पे छोटा सा दिखा रहे हैं तो उसका RF जो है वो 1 से कम होगा। लेकिन एक जो घड़ी का छोटा सा पुर्जा है उसको बड़ा में हम दिखा रहे हैं बना के ड्राइंग शीट पे, तो वो वृद्धि कारक मापनी हो गया। और RF बराबर जो है वो पूर्ण मापनी हुआ है। जितने के साइज की वस्तु है उतने ही साइज में हम ड्राइंग शीट पे भी दिखा रहे हैं, वो पूर्ण मापनी हो गया। क्या है? मापनी हो गया। एक और जो पूछा जाता है पेंसिल के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पेंसिल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक कठोर होता है, एक मध्यम ग्रेड का होता है, एक नरम होता है। कठोर जो होता है वो 9H से 4H तक होता है। क्या है? 9H से 4H, इससे 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, ये जो हुआ कठोर ग्रेड के पेंसिल। मध्यम ग्रेड के 3H से जो होता है वो B तक होता है। क्या है? B तक होता है। इसके अंतर्गत जो आएंगे 3H, 2H, H, F, HB, उसके बाद B आएगा। नरम ग्रेड का 2B से लेके 7B तक। कौन कौन? तो 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B तक जो पेंसिल आएगा। तो 3 तरह के, कठोर, मध्यम और नरम। पेंसिल ग्रेड में H की वृद्धि होने पर कठोरता तथा हल्केपन में वृद्धि होती है, तथा B में वृद्धि होने पर नरम एवं गहरेपन में वृद्धि होता है। अगर B में वृद्धि हो रहा है तो थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा गाढ़ा होगा। क्या है? गाढ़ा होगा। और अगर मान लिया कि H में वृद्धि कर रहे हैं तो कठोर होगा, और ये जो हल्का सा होगा, क्या है? हल्का होगा। 2H पेंसिल से हम लोग क्या करते हैं? 2H पेंसिल से बाह्य रेखा, मध्य रेखा, क्या है? मध्य रेखा, विच्छेद रेखा, क्या है? विच्छेद रेखा खींचते हैं। और H पेंसिल से विमांकन, क्या है? विमांकन रेखा खींचते हैं। अक्षरांकन, क्या है? अक्षरांकन, ये सब जो है वो किससे करते हैं? वो H पेंसिल से करते हैं। क्या है? H पेंसिल से करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ड्राइंग शीट की अब साइज की बात है। तो ड्राइंग शीट जो है ना, कई साइज का आता है। A0 आता है, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 हम लोग जो यूज करते हैं अक्सर वो A4 यूज करते हैं, A5 होता है। अब इस A0 को जो है वो कटी शीट की माप जो मिलीमीटर में होता है वो 841 गुना 1189 होता है। और A1 की बात करें ना, 1189 के आधा कर लीजिए, 594 अगुना ये 841 यही रह जाता है, ये 841 हो जाएगा। अब इसमें 841 के आधा कर दीजिए तो ये 420 हो जाएगा। 594 जो है यही रह जाएगा। 594 के जो है वो आप आधा कर लीजिए तो 297 हो जाएगा, और ये 420 रह जाएगा। 420 के आधा कर लीजिए तो कितना हो गया? 210 अगुना क्या हो जाएगा? 297। A5 का 297 का आधा कर लीजिए, 148 गुना 210 है। ऐसा क्यों होता है कि ये अगर मान लिया कि साइज है इस प्रकार का, क्या है? इस प्रकार का, तो अब हमारा जो अगला साइज होगा A1, ये क्या हो गया? A0 का हो गया। अगला जो है यही आधा हो जाता है। क्या है? आधा हमारा हो जाता है A1। क्या है? एक बार जो है यहाँ से मुड़ के ये आधा हो गया। क्या है? आधा हो गया। अब यहाँ पर ये जो आधा होगा ये A2 हो जाएगा। पहले ये क्या था? A1 फिर A2। अब A2 को भी अगर हम आधा करते हैं तो ये A3 हो जाएगा। इसी तरह ये जो है वो कटिंग होते रहेगा। क्या है? कटिंग होते रहेगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ A4 गुना 3 का अर्थ होता है A4 शीट की लंबाई को पहले की अपेक्षा 3 गुना तक जो है वो बढ़ाया गया है। जैसे A4 गुना 3 बराबर 200
297 F3 का कितना 297 गुना 420 है, 297 गुना 420 है। और इसको जो है वो 3 गुना बढ़ाया, A4 का ना 210 गुना A4 का अगर हम बात करते हैं ए कितना है A3 297 गुना 420 होता है। A3 का A4 का होता है, A4 यहाँ लिखा हुआ A4 का होगा 210 गुना 297 तक। कह रहा है कि इसे 3 गुना किया गया, तो 3 गुना मतलब जो है 297 गुना 630 हो जाएगा। क्या है 630 हो जाएगा, यानी 3 गुना बढ़ाया गया हो। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कि इंजीनियरिंग छात्रों द्वारा मुख्यतः A2 तथा कभी कभी A3 माप की सीट ज़्यादा प्रयोग की जाती है, और हम लोग जो नॉर्मल स्टूडेंट यूज करते हैं, जेरोक्स करते हैं, वो A4 का करते हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो ड्राइंग शीट है, ड्राइंग शीट की लंबाई गुना चौड़ाई में क्या संबंध है, क्या जो है संबंध है। x अनुपात y बराबर जो हो जाएगा 1 अनुपात क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। क्या है 1 अनुपात √2 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं A0 आकार की ड्राइंग शीट का, A0 आकार की ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल यानी x इंटू बाई जो होगा वो लगभग जो है वो 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्या है 1 मीटर स्क्वायर के, आप देख लीजिएगा x बराबर जो हुआ 0.841 मीटर, क्योंकि वो सब मिलीमीटर में था 841। अब y बराबर जो होता है 1.189 मीटर। जब इसे गुना कीजिएगा तो ये लगभग जो आएगा वो 1 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगला है मार्जिन या सीमा रेखाएं बाएं से 20 से 30 मिलीमीटर तक तथा शेष तीनों ओर से 5 मिलीमीटर की दूरी पर खींची जाती है। एक ड्राइंग शीट अगर इस तरह का हो तो यहाँ पर जो होता है एक टाइटल बार होता है, यहाँ पर क्या होता है वो होता है टाइटल ब्लॉक होता है, टाइटल ब्लॉक होता है जिसकी सब 185 मिलीमीटर इधर होता है और इधर 65 मिलीमीटर होता है। क्या है 65 मिलीमीटर होता है, यानी इस साइड होता है, आप देख लीजिए दाईं ओर नीचे होता है। क्या है नीचे होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है ब्लूप्रिंट। क्या है ब्लूप्रिंट। ड्राइंग सेक्शन में मूल ड्राइंग को ट्रेसिंग पेपर पर बनाया जाता है, इसके बाद अमोनिया पेपर पे क्या है अमोनिया जो है अमोनिया पेपर पर इसकी प्रतिलिपि तैयार की जाती है जो नीले रंग की बनती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं ब्लूप्रिंट कहते हैं। क्या है ब्लूप्रिंट कहते हैं। चलिए एक और जो रहता है पूछा जाता है प्रश्न वो है क्या है कॉटेज पेपर। क्या है कॉटेज पेपर। कॉटेज पेपर जो है वो पेंसिल ड्राइंग के लिए इसका वजन जो प्रायः कितना होता है 90 GSM होता है। क्या है 90 GSM होता है, ग्राम प्रति वर्ग मीटर होता है। इसे क्या है स्पॉटो घास से बनाया जाता है। क्या है स्पॉटो घास से बनाया जाता है। एक होता है ट्रेसिंग पेपर। क्या है ट्रेसिंग पेपर। इसका वजन जो कितना होता है वो 38 GSM होता है। क्या है 38 GSM से जो होता है 63 GSM तक होता है। इसका प्रयोग जो है वो कभी भी ड्राइंग के ट्रेसिंग के लिए किया जाता है। क्या है तकनीकी ड्राइंग्स के लिए जो है वो ट्रेसिंग करने के लिए किया जाता है ट्रेसिंग पेपर का। एक प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंच कर्व। क्या है फ्रेंच वक्र। फ्रेंच वक्र विभिन्न प्रकार के जो है असामान्य वक्र के लिए यूज होता है। क्या है असामान्य वक्र के बने होते हैं, और हमें असामान्य वक्र का जो ड्राइंग करना है तो हम क्या करेंगे फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे। क्या है फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे। चलिए एक HB पेंसिल का उपयोग कहाँ कहाँ कहते हैं, तो महत्वपूर्ण जो है वो नोट लिखने के लिए। क्या है महत्वपूर्ण नोट लिखने के लिए किए जाते हैं। अब 4B से 7B को जो है आरेखन तथा शेडिंग के लिए यूज करते हैं। 4B से 7B पेंसिल को जो है आरेखन तथा शेडिंग के लिए किया जाता है। और हैंडमेड पेपर का जो रंग होता है, ये पूछा गया कई बार प्रश्न, हैंडमेड पेपर का जो रंग होता है वो क्या होता है वो पीला होता है। क्या है पीला होता है। ये था बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्विक रिवीजन। और एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पूरा कंप्यूटर का वीडियो होगा, वो काफ़ी लंबा होगा और काफ़ी उसमें कॉन्सेप्ट है। तब तक के लिए धन्यवाद।